नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव कुमार दुबे और आज के इस सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं इंडिया के टॉप मोस्ट केस। जी हाँ, इंडिया का जो टॉप मोस्ट केस, जो लॉन्गेस्ट केस था, केशवानंद भारती का। तो इस केस की जो सुनवाई है वो लगभग 68 डेज यानी कि 68 दिनों तक कंटिन्यू चली थी। और इस केस का जो जजमेंट आया था वो 703 पेजेस का था। जी हाँ, इसका जो जजमेंट आया था वो लगभग 703 पेजेस का था। और इस केस के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 100 केसों को दरकिनार कर दिया था, क्योंकि ये जो केस था वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। और इस केस के दौरान यानी कि इस केस के दौरान जो है लगभग 70 देशों के संविधान को कंपेयर किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि ये जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे इस केस के बारे में। तो इस केस के सबसे पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो उस संविधान में नागरिकों को कुछ जो है मौलिक अधिकार भी दिए गए थे। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक मेंशन है। इस पर भी मैं एक ब्रीफ लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल में अभी इस केस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस केस का टाइटल जानते हैं। इस केस का टाइटल है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। आज़ादी के बाद जो है हमारे सभी राज्यों की स्थिति सही नहीं थी, तो सभी राज्य जो है अपनी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस को सही करने में लगे हुए थे। लगभग सभी राज्य, देश में जितने भी राज्य थे उस पीरियड के दौरान जो है वो अपनी इकोनॉमिकल और सोशल जो कंडीशन थी उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए थे। और क्योंकि उस पीरियड में 1960 और 1970 के जो दशक में जो था पूंजीवादियों का बोलबाला था, यानी कि अमीर और गरीब के जो बीच का जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा था। और इसी अंतर को कम करने के लिए सभी राज्य सरकारें जो है अपने अपनी राज्य में अपने अनुसार जो है अमेंडमेंट कर रही थी, नए नए कानून का प्रावधान किया जा रहा था। और जो है लोगों को लगने लगा कि समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी उनका अधिकार है और उनको मिलना भी चाहिए। तो ये अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था, इसी को कम करने के लिए सभी राज्य सरकारें जो है इकोनॉमिकल और सोशल बेस पर इम्प्लीमेंट कर रही थी, ताकि लोगों में समानता आए। और इसी को जो है लेकर के केरल स्टेट ने जो है एक एक्ट लाए, और जिसका नाम था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969। और इस एक्ट के माध्यम से जो है वो केरल में जमींदारी सिस्टम, लैंड ऑनरशिप, टेनेंसी लॉ, इन सभी में इम्प्लीमेंट करना चाहती थी राज्य सरकार। इसकी वजह से इस एक्ट को लेकर के आए वो। और उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो श्री R शंकर जी थे, तो वो जो है इस एक्ट को लेकर के आए। ये जो एक्ट था वो लैंड ऑनरशिप पर रेस्ट्रिक्ट लगाता है। तो इस एक्ट का प्रयोग करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने यानी केरला स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कसोटगढ़ जिले के एक मठ की जमीन को यानी उसकी लैंड को एक्वायर कर लिया, जो लगभग 400 एकड़ की थी। तो स्टेट की तरफ से जब इस लैंड को एक्वायर कर लिया गया तो मठ की जो इनकम थी वो खत्म हो गई, और फिर वहाँ की जो व्यवस्था थी वो सही से नहीं हो पा रही थी, उसका जो मैनेजमेंट था वो सही से नहीं हो पा रहा था। तब जो है उस मठ के जो प्रमुख थे श्री केशवानंद भारती जी, उन्होंने जो है इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे थे उस समय के तत्कालीन जो प्रसिद्ध एडवोकेट थे नाना भाई पालके वाला। उनके माध्यम से जो यानी कि इस केस को वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक रिट पिटीशन के द्वारा 1970 में एक मार्च में एक रिट पिटीशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया कि ये जो एक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 इन सभी को वायलेट कर रहा है, यानी इन सब का अतिक्रमण किया जा रहा है इस एक्ट के माध्यम से। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई प्रमुख केस और भी चल रहे थे, जिनमें से प्रमुख था आपका बैंक नेशनलाइजेशन का केस, माधवराव सिंधिया जी का केस, और एक और महत्वपूर्ण केस था जो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। और इन सभी केस के दौरान जो है हमारे देश की दोनों संस्थाएं यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में अपनी अपनी पावर्स को लेकर के स्ट्रगल चल रहा था कि किसकी कितनी पावर होगी, किस तरीके से इसका विस्तार होगा। इन सभी पर जो है दोनों जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दोनों जो संस्थाएं हैं वो अपने अपनी पावर्स को लेकर के स्ट्रगल कर रही थी। तो जो पार्लियामेंट है उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं था, और तभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 जो पावर मिली है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी प्रोविज़न को जो है वो अमेंड कर सकते हैं, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया। उसके ऊपर आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाती है, और जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर्स को फिर से पाने के लिए जो है, यानी कि उसकी जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था आर्टिकल 368 पर पार्लियामेंट की पावर्स पर, तो उसको पुनः से वो प्राप्त करने के लिए ये कुछ अमेंडमेंट लेकर के आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसे कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन शॉर्ट हम थोड़ा जानते हैं कि ये एक्ट में क्या था। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर सकता है। और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है, और उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसके माध्यम से, और कोर्ट जो है कंपनसेशन इसका डिसाइड नहीं करेगा। ये इसकी मुख्य बात थी। और जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो ये था कि उसने जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। ये जो 9th शेड्यूल उसमें ये होता है कि अगर इसमें कोई एक्ट चला जाता है, इसमें जो सूची में जो भी डाल दिया जाता है तो फिर उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। तो इस केस का, यानी कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में पहला प्रश्न जो था पिटिशनर की तरफ से वो ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर सकती है, और उसका दूसरा प्रश्न ये था कि यदि पार्लियामेंट इस फंडामेंटल, यानी कि इस प्रोविजंस में, फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन में अमेंडमेंट कर सकती है, तो उसकी पावर एक्सटेंशन क्या होगी वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करे, यानी कि वो किन किन प्रोविजंस पर क्या क्या वो अमेंड कर सकते हैं, कितना वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी पावर एक्सटेंड क्या होगी। ये उनकी दो प्रश्न थे पिटिशनर की तरफ से, और इसका जो डिसीजन आया था वो 7-6 की मेजॉरिटी से आया था, और इसमें जो है 13 जजों की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक किसी भी मामले में ऐसा नहीं हुआ है, और इससे पहले जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था उसमें जो है 11 जजों की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इससे पहले वाले जजमेंट, यानी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में जो पार्लियामेंट को जो पावर थी कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया, यानी इनवैलिड बताया, इसको ओवररूल बताया। और जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया कि जो पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस पर अमेंडमेंट कर सकती है। पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी प्रोविज़न में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो इस तरीके से करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे, यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बिना परिवर्तन किए हुए वो इस एक्ट को लाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट जो है जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बताया, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में इंटरफेयर करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, भले ही उसको आपने 9th शेड्यूल में ही क्यों ना डाल दिया हो, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज के इस सेगमेंट में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने हमारे पेज लॉ कंटेंट को अब तक लाइक
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।